हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरी इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हिंदी में हम देखें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है। हम इस पार्टनरशिप एक्ट की 3-4 वीडियो में हम पूरे पार्टनरशिप एक्ट को काफी डिटेल में समझेंगे। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे लिए, या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हम उसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि इस एक्ट का ओवरव्यू और एप्लीकेबिलिटी के बारे में, यानी कि अवलोकन और इसका लागू होना, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कमेंसमेंट। तो ये जो एक्ट है ना, ये 1 अक्टूबर 1932 से पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसका सेक्शन नंबर 69 जो है, जो कि धारा नंबर 69 है, जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन यानी कि गैर पंजीकरण का जो प्रभाव है, उससे डील करता है। ठीक है। तो 1 साल के बाद यानी 1 अक्टूबर 1933 को इन्फोर्स में आया। ठीक है। पूरे का पूरा एक्ट तो 1 अक्टूबर 1932 में आया, लेकिन एक सेक्शन 69 नंबर सेक्शन, ये 1 अक्टूबर 1933 को आया था फोर्स में। ठीक है। अगर हम इसके एक्सटेंट यानी कि विस्तार की बात करें, तो ये जो एक्ट है ना, ये एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया है, पूरे भारत में लागू होता है, जिसमें अब जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ लिंक यानी कि अनुबंध कानून से संबंध देखें, तो जहां भी एक्ट साइलेंट होता है, यानी कि कोई क्लियर रूल या कोई क्लियर हमें क्लैरिफिकेशन नहीं देता है किसी चीज के बारे में, तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के जो प्रोविजन है ना, उसी को कंटिन्यू करके अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के अर्थ से। तो पार्टनरशिप ना असल में एक एसोसिएशन ऑफ पीपल यानी कि व्यक्तियों का संघ है। ठीक है। जहां लोग अपने मुनाफे के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा लोग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य या मकसद से आपस में मिलकर बिजनेस करने के लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है, तब एक पार्टनरशिप वजूद में आती है। इस बात को आप डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है। अगर हम इसके की एलिमेंट्स यानी कि इसके अगर मुख्य तत्व की बात करें, तो वो 4 की एलिमेंट्स है। जबकि पहली बात है टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग ही पार्टनरशिप हो सकते हैं। देखिए, मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप के लिए। कोई अकेला व्यक्ति खुद से पार्टनरशिप तो नहीं कर सकता। इसके बाद आता है एग्रीमेंट टू डू बिजनेस। अब ये जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं ना, ये एग्री करते हैं किसी ना किसी व्यवसाय, किसी ना किसी बिजनेस को करने के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉफिट मोटिव। अब ये बिजनेस कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई मोटिव होगा, तो इनका मोटिव है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। इसके बाद है जॉइंट ऑपरेशन यानी कि संयुक्त संचालन। ठीक है। अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है। तो देखिए, पार्टनरशिप उन लोगों के बीच का रिलेशन है जो किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, जिसे या तो वो सब मिलकर चला रहे हैं, या उनमें से कोई एक सभी के लिए काम करते हुए चला रहा है। ठीक है। तो इस डेफिनेशन से ना हमारे पास 3 एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि 3 आवश्यक तत्व ऑफ साझेदारी निकल करके आते हैं। ठीक है। तो मेरा हमेशा से ये एक रूल रहा है कि जब भी हम किसी एक टॉपिक पे उसके एसेंशियल एलिमेंट लिखते हैं ना, तो वो एसेंशियल एलिमेंट हम उसकी डेफिनेशन से ही निकाल करके लेकर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, कोई समझौता किया। ठीक है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जो मुनाफा कमाने के लिए आपस में मुनाफे को बांटने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है। वो एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप है। अगर हम बिजनेस बोले, व्यवसाय, तो ये जो है ना पार्टनरशिप, अब मुनाफा होगा तो किस चीज से होगा, किसी ना किसी बिजनेस से। तो ये बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, या उनमें से कोई एक के द्वारा ये चलाया जा सकता है, बाकी सबकी रजामंदी के अनुसार। ठीक है। वो बाकी सबके फेवर में इसको चला रहा है। इसके बाद आता है एजेंसी। तो इसका मतलब है एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर्स। ठीक है। यहाँ एक पार्टनर का काम बाकी सभी पार्टनर्स को बाइंड कर देता है। तो ये हो जाता है हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स।
देखिए, अब इसकी स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर हम पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है। तो मिनिमम दो पर्सन, न्यूनतम दो लोगों का होना जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए। कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक अकेला इंसान खुद को पार्टनर नहीं बना सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो लिखा है पार्टनरशिप एंड्स, यानी कि साझेदारी की समाप्ति। अगर बिजनेस में सिर्फ दो ही पार्टनर्स हैं और उनमें से एक कोई भी एक विड्रॉ कर जाता है ना, मतलब हट जाता है, तो पार्टनरशिप वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। उस पार्टनरशिप को कोई एक अकेला व्यक्ति आगे नहीं ले जा सकता, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 पार्टनर्स, मतलब अधिकतम सीमा कितनी है कि किसी भी पार्टनरशिप को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं, यानी कि दो या दो से लेकर 50 तक के मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इलीगल पार्टनरशिप, अगर किसी फर्म में मेंबर्स की संख्या दो से कम हो जाए और 50 से ज्यादा हो जाए तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कह देते हैं, इलीगल पार्टनरशिप, यानी कि अवैध साझेदारी कह देते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताओं में दूसरा पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, और तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का अस्तित्व। तो पार्टनर्स के बीच में ना एक लीगल बिजनेस, यानी कि एक वैध व्यवसाय, इलीगल बिजनेस नहीं, कोई ना कोई वैध लीगल बिजनेस चलाने की सहमति होनी जरूरी है, ठीक है। वो एग्री होने चाहिए कि ठीक है हम इस बिजनेस को रन करेंगे। को ओनरशिप इज नॉट इक्वल टू पार्टनरशिप, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा सह स्वामित्व होता है ना, वो साझेदारी नहीं होता है, ठीक है। अगर दो लोग मिलकर कोई चीज खरीदते हैं तो वो को ओनरशिप हो जाती है। बट अगर कोई दो लोग मिलकर किसी एक बिजनेस को करने की सोचते हैं प्रॉफिट कमाने कमाने के उद्देश्य से, तो वो पार्टनरशिप या की साझेदारी हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर ए और बी ने मिलकर 100 टन चावल खरीदे हैं, ठीक है, और उसे आपस में बांट लिया, तो वो सिर्फ को ओनर्स है, ना कि वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो एक पार्टनरशिप हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट से ही जन्म लेती है, ठीक है। अगर हम इसके अनुबंधन संबंध के बारे में बात करें तो एक पार्टनरशिप हमेशा एक ही कॉन्ट्रैक्ट से जन्म लेगी, ठीक है। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो पार्टनर्स भी नहीं बन सकते, ठीक है। वो एंटर ही नहीं कर सकते किसी पार्टनरशिप में। इसका कहने का मतलब हुआ दोज हु आर इनकेपेबल टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर ऑल्सो इनकेपेबल टू एंटर इन टू एनी पार्टनरशिप, ठीक है। अगर हम इसके एक्सक्लूजन की बात करें, यानी कि अपवर्जन की बात करें, तो माइनर्स हो गए, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति हो गए, जो अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड पर्सन पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो नाबालिग यानी कि माइनर्स या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति भी पार्टनर्स नहीं बन सकते, और रिस्ट्रिक्टेड पर्संस भी पार्टनर्स नहीं बन सकते। इनमें से एक एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 30 के तहत, कि एक माइनर को एक फर्म के सभी फायदे यानी बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है, पार्टनर बनाया जा सकता है, जहां वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लाइबिलिटीज नहीं, लॉसेस नहीं, ठीक है। अब हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट मोटिव एंड फिफ्थ है म्यूचुअल एजेंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट मोटिव, मतलब लाभ का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का ना प्राइमरी एम है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। काम करेंगे तो हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ मुनाफा हो, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करना मुख्य उद्देश्य है, और उसे आपस में फिर शेयर भी करना पार्टनरशिप का मुख्य रूल है, ठीक है। लाभ कमाना और बांटना, ठीक है। नो प्रॉफिट मोटिव, यानी कि अगर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वहां पे पार्टनरशिप भी नहीं है, नो पार्टनरशिप। कि अगर आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किसी पार्टनरशिप में नहीं घुस रहे हैं तो वो पार्टनरशिप भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल मानो कि अगर ए और बी मिलकर गरीबों की मदद करने के लिए एग्री होते हैं तो ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, चैरिटेबल वर्क है जो वो म्यूचुअली जाकर के कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पारस्परिक एजेंसी, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। इसमें हर एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को अपने काम से बाइंड कर सकता है, ठीक है। इस मतलब एक ड्यूअल रोल, दोहरी भूमिका होती है इसमें, ठीक है, कि हर एक पार्टनर एक ही समय पर प्रिंसिपल भी है, प्रधान भी है और एजेंट भी है, ठीक है। जब एक पार्टनर बिजनेस के स्कोप के अंदर कोई एक्ट करता है, कोई काम करता है,
तो उसके उस एक्ट से बाकी सारे के सारे पार्टनर्स लीगल रूप से बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसने कोई काम कर दिया, कोई एक मतलब कोई डिसीजन ले लिया, तो बाकी सारे पार्टनर्स भी बाउंड हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड नो सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का असीमित दायित्व। तो हर एक पार्टनर फर्म की सभी लाइबिलिटीज के लिए कोलेक्टिवली और इंडिविजुअली, कैसे, कोलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से, और इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगर फर्म के डेब्ट्स हैं, कोई कर्ज है, ठीक है, तो उसको चुकाने के लिए जो बिजनेस के एसेट्स हैं, अगर वो कम पड़ जाते हैं ना, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स यानी कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को भी यूज किया जा सकता है, ताकि कर्जे को उतारा जा सके, कर्जे को सेटल किया जा सके। कोई भी क्रेडिटर जो कि लेनदार जिसको हम बोलते हैं, तो कोई भी क्रेडिटर किसी भी एक पार्टनर से अकेले या सबसे मिलकर अपना पूरा पैसा रिकवर कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट एंटिटी, कोई अलग कानूनी अस्तित्व नहीं। तो एक पार्टनरशिप की अपने पार्टनर से अलग कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, कोई भी पृथक कानूनी अस्तित्व नहीं होता है। फर्म के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स पर भी इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। किसी कंपनी के ना बिल्कुल उलट, एक पार्टनरशिप फर्म, उसके पार्टनर्स लॉ की नजर में एक ही होते हैं, ठीक है। फर्म एंड पार्टनर्स आर वन एंड द सेम इन द आई ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस बाय ऑल एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बिजनेस बाय ऑल का मतलब क्या हो गया, कि सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा उस बिजनेस का, उस व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स रोजाना बिजनेस का काम करने के लिए अपना फर्म के अंदर पहुंच जाएं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें, लेकिन जो भी बिजनेस किया जा रहा है ना, वो सभी पार्टनर्स के बिहाफ में होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस ना उन सभी पार्टनर्स की रजामंदी से ही कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं, उनकी सहमति, उनकी कंसेंट जरूरी है। उनका डेली डेली ऑफिस के अंदर आना, डेली डेली उस पर काम करना, ये जरूरी नहीं है। उनमें से कोई एक भी है ना, वो भी मिलकर, मतलब एक भी है वो भी पूरा काम कर सकता है सबके हिस्से का, ठीक है। एंड जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है, मतलब बिजनेस का जो उद्देश्य है वो वैध होना चाहिए, ठीक है। जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे होने चाहिए, ठीक है। और ना ही नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे होने चाहिए, जैसे कि थेफ्ट कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, या किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप उन्होंने खोल ली है। तो ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर इलीगल बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, तो वो लॉ की नजर में पूरी तरीके से वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इलीगल ऑब्जेक्ट तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट को ही वैलिड नहीं होने दे रहा है ना, वो तो वॉइड एब इशू हो गया। तो वहां से ही पार्टनरशिप भी आपकी वॉइड हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गुड फेथ एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर। तो सबसे पहला अगर हम देख रहे हैं, तो वो है एटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है, परम सद्विश्वास। तो पार्टनर्स के बीच में ना एब्सोल्यूट फेथ यानी कि पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विश्वास ही किसी भी बिजनेस की फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है। अगर फर्म के बिजनेस से जुड़ी किसी एक बात पर भी फुल इंफॉर्मेशन आपस में शेयर नहीं की जाएगी ना, तो डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस को रन करना चाहिए, ठीक है। किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पहले आपस में कंसल्टेशन यानी कि परामर्श करना जरूरी है। हर एक पार्टनर को सारे बिजनेस डील्स का एक ट्रू अकाउंट यानी कि सच्चा विवरण जो है बाकी के पार्टनर्स के साथ शेयर करना चाहिए। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, मतलब कि हस्तांतरण पर प्रतिबंध। देखिए, ये बिजनेस जो है ना, वो पार्टनरशिप के बीच में ना एक म्यूचुअल ट्रस्ट पर टिका होता है, ठीक है। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर सारे के सारे पार्टनर्स की रजामंदी नहीं है ना, तो कोई एक भी पार्टनर अपने नाम के बिजनेस को किसी दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। किसी भी नए व्यक्ति को पार्टनर के रूप में तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है उसे ट्रस्ट वर्दी समझ पाएंगे, ठीक है, उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाएंगे। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप के प्रकार, ठीक है।
तो सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल यानी कि ऐच्छिक साझेदारी, फिर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी कि विशेष साझेदारी, फिर है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप यानी कि निश्चित अवधि की साझेदारी, फिर है जनरल पार्टनरशिप यानी कि सामान्य साझेदारी, फिर है लिमिटेड पार्टनरशिप यानी कि सीमित साझेदारी, और फिर है लीगल और इलीगल पार्टनरशिप यानी कि वैध और अवैध साझेदारी। सबसे पहली पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल, जो कि सेक्शन नंबर 7 में दी गई है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। ठीक है, तो इस तरीके की जो पार्टनरशिप है ना, इसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फिक्स्ड ड्यूरेशन यानी कि निश्चित समय नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टनर किसी भी समय पर फर्म से अलग हो सकता है, ऑप्ट आउट एट एनी टाइम इनके पास होता है, किसी भी समय फर्म से अलग हो जाना। इसको पार्टनर्स अपनी इच्छा से टर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए ये जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत ही मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप है। नेक्स्ट पार्टनरशिप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि सेक्शन नंबर 8 में दी गई है। इसको हिंदी में हम कहते हैं विशेष साझेदारी। ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर वेंचर के लिए, मतलब किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाता है ना, ये पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। एंड्स अपॉन अटेनमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जो भी स्पेसिफिक कार्य था वो पूरा होते ही अपने आप ही ये डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। ये पूरी तरीके से स्कोप और ड्यूरेशन में लिमिटेड होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, किसी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को बनाने के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है ना, तो उसमें की गई पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। अब देखो, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड मतलब कि निश्चित अवधि की साझेदारी। तो इस तरीके की जितने भी पार्टनरशिप होती है ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स ड्यूरेशन यानी कि निश्चित समय के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही वैलिड होती है। जैसे ही वो निश्चित समय, वो निश्चित कार्यकाल, निश्चित पीरियड वो खत्म होता है ना, ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिक एंड हो जाती है। ठीक है, अपने आप ही समाप्त हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली में चलने वाली किसी 2 मंथ की एग्जीबिशन के लिए होटल सर्विस का जो एग्रीमेंट है ना, उसको ले लो कि जैसे ही वो 2 मंथ खत्म हुए ना, वो सर्विसेज भी खत्म हो गई। इसके बाद है जनरल पार्टनरशिप यानी कि सामान्य साझेदारी। तो ये पार्टनरशिप का ना सबसे परिचित और मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी हर एक पार्टनर का जितना भी दायित्व होता है, लाइबिलिटी होती है ना, वो असीमित होती है। सभी पार्टनर्स के पास बिजनेस की ना इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के एक्ट यानी कि कामों के लिए कानूनी रूप से लाइबल होता है। ठीक है, एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के द्वारा किए गए कामों के लिए भी कानूनी रूप से लाइबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्टनरशिप है जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि सामान्य साझेदारी। तो इनकी लाइबिलिटी ना पूरी तरीके से अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इनके पास बिजनेस चलाने का फुल मैनेजमेंट राइट होता है, पूर्ण प्रबंध अधिकार होता है इनके पास। ठीक है, फर्म के जितने भी कर्जे होते हैं ना, उन्हें उन सभी के लिए पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स होता है। ठीक है, सारे के सारे खर्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो जाते हैं। इसके बाद आता है स्पेशल पार्टनर्स। तो स्पेशल पार्टनर्स मतलब विशेष साझेदारी। ठीक है, तो इनकी जो लाइबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इनका जो दायित्व होता है ना, सिर्फ उनके द्वारा लगाए गए पैसे तक ही मतलब सीमित होता है। लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना इन्होंने पैसा लगाया ना, केवल उतने तक ही ये लाइबल होंगे, इसके ऊपर नहीं। और मैनेजमेंट के अंदर इनका बहुत ही लिमिटेड रोल भी होता है। ठीक है, मतलब जो प्रबंधन होते हैं ना इसके पार्टनरशिप के, उसमें भी इसका बहुत ही कम काम होता है, मतलब लिमिटेड काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल पार्टनरशिप। तो लीगल पार्टनरशिप का मतलब होता है वैध साझेदारी। तो ये हमेशा ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक ही काम करती है। ठीक है, इसका बिजनेस पर्पस पूरी तरीके से लॉफुल होता है, वैध होता है। ठीक है, इसमें पार्टनर्स की संख्या 2 से लेकर 50 तक होती है। 2 से कम नहीं, 50 से ज्यादा नहीं। ये पब्लिक पॉलिसी के जो कंप्लेंट होती है ना, यानी उसके मुताबिक ही चलती है। ठीक है, मतलब जितनी भी सार्वजनिक नीतियां है ना, उनके हिसाब से ही चलेंगी। ठीक है, इसमें किसी भी दुश्मन देश के नागरिक पार्टनर्स नहीं हो सकते। ठीक है, नो एनिमी कंट्री पार्टनर्स। ठीक है, इसके बाद आती है इलीगल पार्टनरशिप यानी कि अवैध साझेदारी। तो इसका पर्पस यानी कि उद्देश्य ही पूरी तरीके से अवैध होता है। इसका बिजनेस पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ यानी कि सार्वजनिक नीति के विरुद्ध काम करता है। अगर पार्टनर की संख्या 2 से कम हो गई इलीगल पार्टनरशिप, 50 से ज्यादा हो गई इलीगल पार्टनरशिप। ठीक है, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति दुश्मन देश से पार्टनर्स बन जाता है ना,
तो इसी पार्टनरशिप को ही हम कानूनी भाषा में इलीगल पार्टनरशिप कह देते हैं। अब ये जो मैंने दो पार्टनरशिप पर स्लाइड्स पे रखी है ना, इनके बीच में ना डिफरेंसेस भी आ जाते हैं 4-4 नंबर में। इसी हिसाब से ही मैंने इसको अरेंज किया है स्लाइड्स में, ठीक है? तो उसी हिसाब से देखते जाना। चलिए अब अपने पूरे के पूरे टॉपिक को एक की टेक अवेज यानी कि मुख्य निष्कर्ष की तरह से जल्दी से समराइज करते हैं। तो फर्स्ट आता है कि एक पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति ही हो सकते हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वैध अनुबंध के लिए साथ में जुड़ते हैं। इसका प्राइमरी एम हमेशा प्रॉफिट अर्न करना और उसे सभी पार्टनर्स के बीच में शेयर करना होना चाहिए, ठीक है? इसमें म्यूचुअल एजेंसी यानी कि पारस्परिक एजेंसी होती है जहां हर एक पार्टनर एक ही समय पर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों तरीके से एक्ट करता है। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड होती है और इस फर्म की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप की अगर फाउंडेशन जो होती है वो हमेशा अटमोस्ट गुड फेथ और ट्रांसपेरेंसी और म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि परम सद्विश्वास, पारदर्शिता और पारस्परिक विश्वास पर ही टिकी होती है। और लास्ट पॉइंट में हमने इसमें 7 तरीके के पार्टनरशिप देखी है जिसमें एट विल, पर्टिकुलर, फिक्स पीरियड, जनरल, लिमिटेड, लीगल और इलीगल देखी है, ठीक है? तो ये जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ना एक कंप्लीट ओवरव्यू था। इसके आगे भी 2 या 3 वीडियोस आएंगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे ताकि आपका ये पूरे का पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से कवर किया जा सके। अगर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अभी तक कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।